जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्री और जम्मू कश्मीर के दिल्ली में नुमाइंदे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे सहयोगी श्री शमशेर सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया जी, विधानसभा के स्पीकर कविंदर जी, आपके विधायक और मंत्री चंद्र प्रकाश जी, मंच पर बैठे हुए सरकार के मंत्रीगण, विधायक और पार्टी के नेता, और इतनी गर्मी में यहाँ बहुत समय से बैठे हुए मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि इस देश में जितने महापुरुष हुए हैं जो देश के लिए संघर्ष किए, उनकी जन्म स्थान पर जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जाएं, उनकी याद करें और उनकी याद को सम्मानित करके आएं। और ये सब काम हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की छत्र छाया में करें। आजादी के 70 साल बाद किसी देश में ये करने की जरूरत भी है, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या कारण है कि सदियों से इतने संघर्ष से निकला हुआ ये देश, कभी मुगलों का राज हो गया, कभी अंग्रेजों का राज हो गया, और इतनी कुर्बानियों के बाद जब आजादी मिली, तो आजादी के बाद भी देश के वीरों को कुर्बानी और उनकी कुर्बानी याद करना और देशभक्ति की भावना लोगों में पैदा करना, इस देश की एक बड़ी राजनीतिक दल ने अपनी जिम्मेवारी समझी है। और कारण बड़ा साफ है। आज से 4 दिन पहले कर्नाटक की राजधानी में एक कार्यक्रम के दौरान बेंगलुरु में आजादी के नारे लगने लग पड़े। लगाने वाले चंदे के लोग थे। ऐसी संस्था जिसको विदेशों से बहुत साधन मिलते हैं, उसने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। और कल मैंने पढ़ा, कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान आ गया कि जो कुछ हुआ उसमें मैं कोई गलत अपराध नहीं मानता हूं। इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बाद आज भी कुछ राजनीतिक दलों की मनोस्थिति यह है कि इसे वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ते हैं। जब दिल्ली के एक विश्वविद्यालय जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे थे, तो संसद में और संसद के बाहर हम एकमात्र राजनीतिक दल थे जो कह रहे थे कि यह गलत है कि दिल्ली शहर में कोई आकर ऐसे नारे लगाए और देश को तोड़ने की बात करे।
ये कोई अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है कि मैं अपनी वाणी का प्रयोग करूं कि इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और कई राजनीतिक दल ऐसे थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष तो उन नौजवानों के समर्थन में जेएनयू विश्वविद्यालय में चले गए थे। ये जो सोच है, इस देश का दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के तुरंत बाद से इस ज़हनियत और सोच को एक वैकल्पिक विचार द्वारा इसका मुकाबला जो करना चाहिए था, वो मुकाबला करने के लिए केवल मुख्य धारा में या प्रजा परिषद थी, भारतीय जनसंघ थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी थी, और बाकी लोगों को लगता था कि इस सोच को भी आप वोट की राजनीति में परिवर्तित कर सकते हो। पंडित प्रेमनाथ डोगरा इस धरती के सपूत हैं। उनका योगदान इतिहास कभी बुला नहीं सकता। और जो जम्मू क्षेत्र, जिसकी एक जायज शिकायत रहती है कि हमारे साथ अन्याय कई बार इसलिए होता है कि हम देशभक्त हैं, हम शिकायत भी करते हैं तो बहुत दबी जबान में करते हैं। अपने देश के खिलाफ शिकायत करके क्या मिलेगा? हम तो केवल अपनी मांग रख देते हैं। वो उस राष्ट्रीयता का प्रतीक थे। और जब कभी इस 70 साल का इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास तो 100 साल बाद भी लिखा जाता है, तो पूरे समाज को स्वीकार करना पड़ेगा कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो रास्ता था, वही इस देश के हित में सही रास्ता था। वो चेतावनी देते थे कि जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, ये अलगाववाद की तरफ ले जाएगा। और पूरा इतिहास देख लीजिए, पाकिस्तान ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है। जिस दिन से देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद दो अलग अलग देश बन गए, दोनों में फर्क था। भारत का एजेंडा पॉजिटिव था, सकारात्मक था। मुझे गरीबी में से बाहर निकलना है, मुझे अपने लोगों के जनजीवन का स्तर ठीक करना है, मुझे लोगों में तालीम देनी है, मुझे भूखमरी और गरीबी से जूझना है। कई संकट आए और एक एक करके भारत उन संकटों का मुकाबला करता रहा, और उसका यह असर है कि गरीबी में पैदा वो हिंदुस्तान आज पूरा विश्व मानता है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। दुर्भाग्य यह था कि हमारे पड़ोसी का जो एजेंडा था, वो अपने देश को मजबूत कैसे करना है, अपने देश से गरीबी कैसे मिटानी है, वो कभी पॉजिटिव एजेंडा नहीं था। कैसे अपनी जनता का उस गरीबी से, उस विफलता और फेलियर से ध्यान आकर्षित करने के लिए, दूर करने के लिए वहां की हुकूमतें कश्मीर और भारत के ऊपर नारे दिया करती थी। अचानक हिंदुस्तान की तैयारी नहीं थी, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, रजाकार यहां आ गए और डॉक्टर जितेंद्र सिंह बता रहे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा छीन कर ले गए।
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कुर्बानी, जो इसी धरती के सपूत हैं, पूरा देश उनको सलाम करता है। उसके बाद भी पाकिस्तान संतुष्ट नहीं था। उसको लगता था, यह गलतफहमी थी कि मैं युद्ध के मामले से कश्मीर को हासिल कर लूंगा। सन 65 की लड़ाई लड़ी, सन 71 की लड़ाई लड़ी, यह दूसरा चरण था। और असर यह था उस लड़ाई का कि युद्ध लड़ने की भारत की ताकत, जिसे हम कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ कहते हैं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी। दोनों युद्ध के दौरान पाकिस्तान विफल रहा। उसने विश्व के सामने कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की। पूरी दुनिया उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। सन 90 में उसको यह लग गया कि युद्ध के मामले से तो हम जीत नहीं सकते, अब सीमा पार से आतंकी भेजकर आतंकवाद के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर को हासिल कर लेंगे। और एक तीसरा चरण 1990 के बाद शुरू हुआ। वहां कैंप लगते थे, लोग भेजते थे। आरंभ में हमें तकलीफ थी। मुझे याद है जब जगमोहन जी गवर्नर गए थे, पहले कुछ दिन बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान ने वो तरीका भी सीख लिया और सैकड़ों हजारों की संख्या में ये जो आतंकवादी थे, अपनी जान से, जीवन से हाथ धोना पड़ा। विश्व में भी परिस्थिति बदल रही थी। 9/11 के बाद जब अमेरिका में हमला हुआ आतंकवादियों का, तो पूरे विश्व का आतंक के प्रति एक अस्वीकृति और घृणा का भाव चढ़ चुका था और पूरा विश्व यह मानता था कि आतंक के माध्यम से कोई जीत हासिल नहीं की जा सकती। और दुनिया पाकिस्तान को कहती थी, आतंकवाद समाप्त करो। कश्मीर का तो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो नहीं पाया, पाकिस्तान की धरती से पैदा हुआ आतंकवाद, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अब पाकिस्तान फिर सोचने लगा कि ये चौथा राउंड भी मैं हार रहा हूं। अब आ जाइए, जब जम्मू में अमरनाथ आंदोलन चल रहा था 2008 में और उसके बाद 2010 में, तब उनको लगा कि एक नया तरीका अपना लो और नए तरीके में ये पत्थर फेंकना, ये एक दौर शुरू हुआ। बच्चे स्कूल जाते थे, किताब की बजाय बैग में पत्थर भर के दे देते थे। और पुलिस और सुरक्षा कर्मियों पे हमला करो। और जिन लोगों का दृष्टिकोण बहुत छोटा था, उनको गिरफ्तार हुए पत्थर फेंकने वाले नजर आते थे। हजारों की संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो अस्पतालों में भर्ती थे, वो नजर नहीं आते थे। ये कोई सत्याग्रही नहीं थे, ये हमलावर थे। 8-10 आदमियों की पुलिस चौकी के ऊपर अगर 2000 आदमी 10,000 पत्थर लेकर हमला कर दे, तो ये तो हमला है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता था। उस परिस्थिति में से भी ये देश जूझकर बाहर निकला। और इस बार तो एक नई गंभीर स्थिति पैदा हो गई
और उस गंभीर स्थिति में पाकिस्तान का भी हाथ है, अलगाववादियों का भी हाथ है, मजहबी ताकतों का भी हाथ है। और एक बार फिर एक नए तरीके से इस देश की एकता के ऊपर आक्रमण किया जाए। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में आज इस देश की आवश्यकता है कि हम इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश की एकता के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। और आज यह रणनीति स्पष्ट रहनी चाहिए कि अलगाववादियों के खिलाफ इस संघर्ष में जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू की भी और घाटी की भी जनता, वो देश के साथ लाकर खड़ी की जाए। और ये जो एक और दौर उस युद्ध का पाकिस्तान इस प्रकार के तरीकों के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसको भी इस बार हम पराजित करके दिखाएं। आज एक प्रश्न हम लोग सोच लें, क्या पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने जब पहली बार प्रजा परिषद का निर्माण किया और पाकिस्तानी फौज और रजाकारों को रोका और जब उस वक्त की सरकार की नीतियों का विरोध किया, क्या ये सारा दृश्य, ये रास्ता हमें कहां ले जाएगा, उसके लिए वो स्पष्ट नहीं थे? मैं विशेष रूप से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की 3 प्राथमिकताएं जम्मू कश्मीर की स्पष्ट हैं। पहली की एक देश की सुरक्षा के साथ और हिंसा करने वालों के साथ सरकार सुरक्षा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकती। दूसरा, क्योंकि यहां हिंसा रही, तनाव का माहौल रहा, युद्ध के सामने करने पड़े, तो आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से इस प्रांत में कमजोरी आई और इसलिए जम्मू कश्मीर का विकास 60 साल तक तो कांग्रेस ने और एनसी ने सोचा नहीं कि जम्मू में आईआईटी बने, जम्मू में एम्स बने, जम्मू में आईआईएम बने, जम्मू में मेडिकल कॉलेजेस बने। घाटी के क्षेत्रों में भी, लेह लद्दाख में भी विकास के जितने चिन्ह हैं वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा ताकत जम्मू क्षेत्र में है, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपको, अपने सब सहयोगियों को, खास तौर से केंद्र जितनी मदद कर रहा है, हम जल्दी से जल्दी जो साधन आ रहे हैं, ये संस्थाएं खड़ी करनी, ये विकास के चिन्ह खड़े करने, जम्मू की निश्चित रूप से चिंता करें, क्योंकि पार्टी के विशेष समर्थन का ये क्षेत्र है। घाटी की चिंता भी हम लोगों को करनी चाहिए कि आपकी सरकार घाटी की चिंता, लेह लद्दाख की चिंता भी करेगी, लेकिन प्राथमिकता के साथ। और हमारा जो एम्बिशन होना चाहिए वो केवल एक स्टेडियम बन जाए, पंडित जी की याद में, यहाँ तक सीमित ना रखें। पंडित जी की याद के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा, क्या एक विशेष स्मारक पंडित जी के लिए हम बना सकते हैं, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। आपने इस आयोजन का ऑर्गेनाइज किया और इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देवेंद्र मनियाल जी